कि मौन हो गई सृष्टि, मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। मौन हो गई सृष्टि, जिंदगी लगी मौत की दासी हुई। अनायास जब भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी हुई, अनायास जब भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी हुई। न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आजाद हुआ। न्याय हो गया कैद, भगत जब जीवन से आजाद हुआ। न्यायपालिका चीख उठी, अंतर में घोर विषाद हुआ। सोच रहा था न्यायमूर्ति, मैं कलम नहीं हूं उंगली हूं। गोरों का कानून है अंधा, मैं उसकी कठपुतली हूं। होती जो सिद्धांतहीन वह कौम फिसड्डी होती है। नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। और कविता यहां से शुरू होती है, अब सुनना और ये मन में रखना, ध्यान में रखना कि ये अंग्रेजों का न्यायाधीश सोच रहा है कि नियम और कानून मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है। ब्रिटिश हुकूमत हार गई, ब्रिटिश हुकूमत हार गई। अब साहस का घट रीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। भारत का ये सैनिक फांसी पर चढ़कर भी जीत गया। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। साहस, शौर्य, पराक्रम का पर्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। वो प्रश्न सुनना जो प्रश्न उठा करके मैं लाया हूं कि भगत सिंह के साथ ब्रिटिश का न्याय टंगा है सूली पर। न्यायमूर्ति खुद कहता था, न्यायमूर्ति खुद कहता था ये न्याय नहीं है, मिथ्या है। अरे तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं हत्या है। भगत सिंह की हत्या की गई थी। तालियां आप भी बजा सकते हैं, भले दूर बैठे हैं तो क्या हुआ, आप बजा सकते हैं तालियां, आपको छूट है। तो भगत सिंह को जो जल्लाद भगत सिंह की फांसी देने के लिए खड़ा हुआ था, वो जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा था। हिंदुस्तान का एक बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी देने के लिए खड़ा है, वो भी तब जब लोग इस देश में एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर कर दिया करते थे। लेकिन उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना है, क्योंकि जल्लाद तो हिंदुस्तान का बेटा था। जब जल्लाद हिंदुस्तान का वो बेटा हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी का फंदा खींचने के लिए अपने आदेश मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तो सोचता क्या है, अपने मन को तसल्ली कैसे देता है। सुनना, पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। पहली बार लगा है जैसे मर्द खड़ा है सूली पर। भारत मां के जख्मों का हमदर्द खड़ा है सूली पर। कैसी कठिन परीक्षा है ये, कैसे फर्ज निभाऊं मैं। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। लगता इसके पहले खुद ही सूली पर चढ़ जाऊं मैं। अरे व्यक्ति नहीं तू महाशक्ति है जो पौरुष को जगा रहा। घर में घुसे निकम्मों की तू कायरता को भगा रहा। तेरी मौत व्यर्थ ना होगी, अग्नि चिता की भड़केगी। अब से हर हिंदुस्तानी की सुस्त भुजा भी फड़केगी। अंग्रेजों का क्रूर फैसला तेरा यश फहराएगा। आज मनुष्य से ऊपर उठकर, आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तो तू सदियों तक अमर रहे। वो हिंदुस्तान का बेटा जब अपने कर्तव्य पालन के लिए हिंदुस्तान के दूसरे बेटे को फांसी का फंदा खींचता है, तो अपने मन को तसल्ली कैसे देता है। सुनना, यदि उसकी तसल्ली आपके मन को कहीं ठक कर जाए, तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन सबके हाथ उठे हुए देखना चाहता हूं। अंग्रेज जिसे पूजते हैं, जिसे मानते हैं, उनके जो देवता हैं वो हैं ईसा मसीही, ऐसे टंगे रहते हैं। सुनना कि आज मनुष्य से ऊपर उठकर तू देवता बन जाएगा, तो तू सदियों तक अमर रहे, तू सदियों तक अमर रहे। लो निज कर्तव्य निभाता हूं, तुझको सूली पर लटकाकर ईसा मसीह बनाता हूं। तुझको सूली पर लटकाकर ईसा मसीह बनाता हूं। व्यक्ति नहीं तू अवतारी है, भारत मां की कृत्या है।
तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी लिखा उसमें जो सर्वश्रेष्ठ लिखा, सबसे अच्छा लिखा, इससे अच्छा कुछ नहीं लिखा। वो 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, क्योंकि ये 2 पंक्तियां मैंने लिखी नहीं। मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि ये मेरी आमद की पंक्तियां हैं। मुझसे एक मेरे मित्र ने कहा, आमद की पंक्तियां वो होती है जिससे सरस्वती, हम सब सरस्वती के बेटे हैं, वही देती है आकर के, वही भेजती, जो उसने दिमाग में भेजा वो हमने उतार दिया। हमारा कुछ है ही नहीं, हम कुछ लिखते ही नहीं है, वो तो माँ देती है। लेकिन माँ साक्षात आकर के कभी नहीं देती। लेकिन जो साक्षात आकर के दे दे माँ, वो आमद की पंक्तियां होती हैं। वो शायद किसी किसी कवि को जीवन में कभी 1-2 पंक्तियां साक्षात आके दे दे, वैसे बहुत कम होता है, लेकिन मुझे दी। वो सरस्वती माँ की 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। मेरे एक मित्र ने कहा कि यार अभिराम भगत सिंह के गले में जो फांसी का फंदा पड़ा है, जो रस्सा पड़ा है, यदि वो रस्सा भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। मैंने कहा रस्सा तो निर्जीव है, कोई खींचेगा वो कस जाएगा। तो उसने कहा नहीं, रस्सा निर्जीव नहीं है। निर्जीव को आप 24 घंटे के लिए रख दो, उसके शरीर से बदबू आने लगेगी। रस्से को आप सालों रखे रहो, रस्से के शरीर से बदबू नहीं आएगी। इसका मतलब है कि रस्से में प्राण है। मैंने कहा यार मित्र, यदि रस्से में प्राण है तो रस्से को जवाब देना पड़ेगा। मैंने कहा रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते, फिर तूने क्यों कसा? भगत सिंह ने रस्से ने 15 दिन तक जवाब नहीं दिया। 16वें दिन में लगभग सुबह 5 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। 5 बजे शायद मैं अर्ध निद्रा की अवस्था में था, तो कोई आता है पालथी लगाए हुए और मेरे जेहन में 2 पंक्तियां डालता है। जैसे ही वो 2 पंक्तियां जेहन में डलती है, मैं एकदम से उठ जाता हूं। कागज पेन मेरे सिरहाने रखा रहता है, मैंने उठाया, वो 2 पंक्तियां नोट की। जो 2 पंक्तियां दिमाग में सोते हुए आई, नोट की और मैं फिर सो गया। सुबह 9:30 बजे जब सोकर के उठा और 2 पंक्तियां उठा करके पढ़ता हूं, तो वो 2 पंक्तियां उस रस्से का जवाब होती हैं। वो 2 पंक्तियां पढ़ता हूं। रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, यदि तू भगत सिंह के गले को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते। रस्से का जवाब सुनना। एक दृश्य से रस्से ने जवाब दिया। भगत सिंह ने रस्से को पकड़ा, होठों से चूमा और गले में डाल लिया। इस दृश्य से रस्से का जवाब सुनना कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। रे रस्सा, तू तो हिंदुस्तान का था, तू भगत सिंह के गले में को नहीं कसता तो भगत सिंह नहीं मरते, तूने क्यों कसा? सुनना कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। उसे क्या पता था कि प्रेम के वशीभूत उसका लिपटना मौत बन जाएगा। वो तो प्रेम के वशीभूत लिपटा था कि ज्यों ही छुआ भगत ने रस्सा, ज्यों होठों के निकट गया। फूट फूट कर रोया रस्सा और गले से लिपट गया। क्यों लिपटा? बाल सखासा कभी भगत संग खेला करता राहों में, कहीं पतंग का धागा बनकर रक्षा बनकर बाहों में। रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का। कई धागा मिलकर के एक डोरी बनती है, कई डोरियां मिलकर के एक रस्सा बनता है, वही रूप है। रूप बदलता रहता था मैं धागा डोरी रस्से का। हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। हिस्सा बनकर साथ रहा हूं जीवन के हर हिस्से का। राखी बनकर आया एक दिन और बहन का प्यार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। एक दिन रक्षा पर्व बना था, आज मरण त्योहार बना। तो ईश्वर मेरी शक्ति छीन ले, टुकड़ों में कट जाऊं मैं, टूट टूट कर बिखर सकूं, कई हिस्सों में बट जाऊं मैं। अरे कितना दर्द मुझे है इस पल, किसको व्यथा सुनाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था, कैसे गला दबाऊं मैं। जो मेरी गांठ खोलता था, कैसे गला दबाऊं मैं। तो भारत माँ का सच्चा बेटा, तन मन से जो सत्या है। तुम कहते हो फांसी इसको, मैं कहता हूं। भगत सिंह से कविता की अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। भगत सिंह से मिलने के लिए जेल में
सिर्फ एक महिला को पात्रता थी, सिर्फ एक महिला ऐसी थी जो भगत सिंह से मिल सकती थी, बाकी मिलना तो दूर, किसी की छाया भी भगत सिंह तक नहीं पहुंच सकती थी। इतने अंदर जाके बंद किया गया था उनको। दोनों हाथ बंधे रहते थे, दोनों पैर बंधे रहते थे। अब वो मजबूरी क्या थी, उस समय कहीं फ्लैश व्लैश थी नहीं, तो वो जो मैला साफ करने वाली थी, मैला साफ करने जो जाती थी, वो भर भगत सिंह से मिल पाती थी, क्योंकि वो मैला साफ करने वाली थी। भगत सिंह ने फांसी के 4-5 दिन पहले कहा, बेबे कहते थे भगत सिंह उस मैला साफ करने वाली को, पंजाब के बेटे थे, पंजाब में बेबे माँ को कहते हैं। तो भगत सिंह ने कहा, बेबे मैं तुम्हारे हाथ से खाना खाना चाहता हूं। तो वो बोली, तुम उच्च कुल के हो, मैं निचली जाति की हूं, यदि तुम मेरा या मेरे हाथ से खाना खाओगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भगत सिंह कहते हैं, बेबे माँ, एक बेटे को मोक्ष या मुक्ति तब मिलती है जब वो मरने से पहले 2 निवाले मां के हाथ से खा ले। 23 मार्च 1931 की शाम 7:30 बजे वो बेबे अपने घर में बैठी सोचती है कि उसका वह मुंह बोला बेटा कल फांसी पर चढ़ने वाला है। उस अभागिन को क्या पता कि उसका बेटा तो आज अभी इसी वक्त बैरक से तख्ते की ओर चल दिया है। वो बैठी बैठी क्या सोचती है, कविता की अंतिम पंक्तियां आपको सौंपता हूं, सुनना। कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था। मां के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था, मां के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। और जब बेबे उसे रोटी खिला रही थी भगत सिंह को, भगत सिंह के हाथ बंधे थे, पैर बंधे थे, वो दृश्य मैंने खींचा शब्दों से, वो दृश्य आपको सौंपता हूं। यदि आप लगे कि दृश्य कोई दृश्य हो गया हो, आपके मन तक छू जाए वो दृश्य, तो अपना आशीष देना, पहली बार मुझे देना। ये मेरी कल्पनाओं का दृश्य है, सुनना। कि साफ सफाई करने वाली बेबे का मन व्याकुल था, मां के उस संबोधन को वो भुला सके ये मुश्किल था। कितने भोलेपन से उसने अंतिम इच्छा बतलाई, जाति धर्म सब भुला के मेरे हाथों से रोटी खाई। उस पल ऐसा लगता था, उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे माखन चोर को यशोदा माता खिलाती थी। उस पल ऐसा लगता था वो जैसे कृष्ण कन्हैया हो। अरे पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। पल भर को यूं लगा कि जैसे मुझ में यशोदा मैया हो। तो लौटा दे जो लाल मेरा। एक गरीब महिला जिसके खाने के लिए 2 वक्त का निवाला नहीं है, उस मुंह बोले बेटे के बदले क्या देना चाहती है। लेकिन साहब, हिंदुस्तान की वो नारी, हिंदुस्तान की वो मां, हिंदुस्तान की वो ममता, यदि उस मुंह बोले बेटे के बदले जो देना चाहती है, जो अपना मन रखती है, मंसूबा रखती है, यदि दे दे तो झोली शायद आसमान भी फट जाएगा। सुनना क्या देना चाहती है कि लौटा दे जो लाल मेरा, लौटा दे जो लाल मेरा। अरे लौटा दे जो लाल मेरा, तू उसकी झोली भर दूंगी। लौटा दे जो लाल मेरा, तो उसकी झोली भर दूंगी। और जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। जिसे जना है भगत के बदले उसे निछावर कर दूंगी। तो मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। मन ही मन में जाने क्या क्या बेबे सोच रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी। टप टप गिरते आंखों से वो आंसू पोंछ रही थी कि अनायास ही कानों में, अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला। अनायास ही कानों में एक स्वर आकर के बोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे। सच्चा है अपना प्यार तो किस जहां का डर, गुल बन के गुलिस्ताने वफा में खिलेंगे हम। अब के बिछड़